ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सेशन नंबर 41, सेशन नंबर 41 मैथमेटिक्स क्लास 8 में चैप्टर नंबर 5 तक हम आ चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिक्स क्लास 8 का जो है इसमें सेट्स का जो चैप्टर है वो आज हम पढ़ेंगे। सेट्स के बारे में हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। डिटेल क्लास जो है वो क्लास 7 में हमारी हुई थी सेट्स के ऊपर। आप लोगों से इवन उसमें लाइव सेशन जब हो रहे थे हमारे, तो उसमें आपसे बातचीत हुई थी और आपको समझाया भी था। सेट्स के ऊपर एमसीक्यूज़ वगैरह के बारे में भी बताया हुआ था। तो मुझे उम्मीद है सब ने वो क्लास देखी होगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो काइंडली जितनी क्लासेस हो चुकी हैं वो कंप्लीट देख लें, आपका ही फ़ायदा होगा। आज आपको सेट्स के अंदर फिर टॉपिक्स वही डिस्कस करूँगा, जस्ट ओवरव्यू दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ जो क्लास 8 में सेट्स का जो चैप्टर है इसमें इतना काम नहीं है। मतलब चंद एक्सरसाइजेज हैं, बाकी इसमें ज़्यादा काम नहीं है। तो पहले तो आपको सेट्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ था, आज फिर आपको बता रहा हूँ। देखिए सेट होता क्या है, इसकी डिटेल डेफिनीशन मैंने आप लोगों को करवाई थी, ठीक है। सो सेट असल में हमारे पास होती है क्या, कलेक्शन। ठीक हो गया जी। सेट हमारे पास कलेक्शन यानी मजमुआ, ठीक हो गया। कलेक्शन होती है, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। मतलब उनकी तारीफ़ होती है, हर एक चीज़ की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और उसके अलावा वो डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। सो रिपीटिशन वगैरह उसमें उसके अंदर नहीं होती। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 2 3 4 एक सेट है, तो आप कहेंगे कि यस सर ये तो सेट है। अगर मैं कहूँ कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 ये भी सेट है, तो मतलब यहाँ पर रिपीटिशन हो रही है, ये सेट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, अगर मैं आपको कहूँ कि लेट सपोज़ आपको एक एग्जांपल दूँ, चले यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर या ऐसा करते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। डेफिनेशन अभी सीख लें, इसके बाद सेट का जो टॉपिक है, मतलब वेल डिफाइंड और ये डिस्टिंक्ट, ये आपको समझा दूंगा। वैसे ये दोनों वेल डिफाइंड टर्म और डिस्टिंक्ट टर्म यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ये दोनों टर्म्स हम डिटेल के साथ क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। और मुझे अभी तक याद है इस पर आप लोगों के साथ काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन भी हुई थी। सेट्स के एग्जांपल भी मैंने आपको दिए थे और डिस्कशन भी की थी मैंने आपके साथ। तो अभी चले और कुछ नहीं करते, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और आपको एक्सरसाइज के अंदर आज एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिस पर एमसीक्यू लाजमी आता है। सेट के बारे में वैसे क्लास 7 क्लास 6 में बता भी चुका हूँ कि इससे एमसीक्यूज़ कंफर्म आएंगे। सेट्स के चैप्टर से एमसीक्यूज़ ना आए ये हो ही नहीं सकता। सो 5.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें देखें, अभी यहाँ पर है राइट 5 सेट्स ऑफ योर ओन चॉइस इन द फॉलोइंग 3 वेज। वेज कौन कौन से हैं? सेट्स को हम डिनोट किस तरह करते हैं या रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये आपने जहन में याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। अभी थ्योरी साथ साथ होती जाएगी, देखें। दूसरा हमारे पास होता है टेबुलर फॉर्मेट, ठीक हो गया, जिसमें डेटा टेबल की शक्ल में होता है, टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म, ठीक हो गया। अभी तीसरा इसमें हमारे पास है सिट बिल्डर नोटेशन। देखें, सिट बिल्डर नोटेशन। और इसमें मज़े की बात यह है कि आपके पेपर में इससे एमसीक्यूज़ कंफर्म आते हैं।
इस वाले टर्म से, सिट बिल्डर नोटेशन से इससे कंफर्म क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज़ हमारे पेपर में, सीटी और पीएसटी में। अभी जो रिसेंटली ईटा वाला हुआ था उसमें भी एमसीक्यूज़ थे, और उससे पहले हमारे जो एफटीएस के पेपर्स थे, एनटीएस के पेपर्स थे, उनमें भी ये क्वेश्चन थे। तो इस टर्म को याद रखें। अभी इस पर क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ आपके एक्सरसाइज में एक सेट किसी ने लिखा है अपनी चॉइस का, होल नंबर्स का है आई थिंक, यस। W से होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पहला तरीका डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ होल नंबर्स। अच्छा, यहाँ ये जो मेथड है, मतलब मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, डिस्क्राइब कर दिया, ये आप अपने अल्फाज में किसी तरह भी कुछ भी करके लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा द सेट ऑफ होल नंबर्स। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, तमाम होल नंबर्स का। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए सेट विच कंटेन्स होल नंबर्स, या ए सेट विच कंटेन्स ऑल ऑफ द होल नंबर्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट आपने किसी तरह इंग्लिश में लिखनी है। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब इसी चीज़ को टेबुलर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं देखें। टेबुलर फॉर्मेट में आपने W से डिनोट करना है इसको, ये साइन आपने यूज़ करना है। और होल नंबर्स चूँकि हमारे साथ 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएंगे हम। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म हो गया। टेबुलर फॉर्म इसको क्यों बोलते हैं देखें। इसमें ये हमारे पास टेबल में क्या होता है, टेबल में एक होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। अब आप देखें, ये इसका रो है, ठीक हो गया। ये इसका कॉलम नंबर 1 है, ये इसका कॉलम 2 है, ये इसका कॉलम 3 है, ये इसका कॉलम 4, और इस तरह करते जाएं, इस तरह जाते जाएं। तो इसमें कॉलम्स और रोज़ होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेबुलर मेथड। ठीक हो गया। अभी एक दूसरा थर्ड जो है इसका सिट बिल्डर नोटेशन, जिस पर एमसीक्यूज आते हैं, और आपको बताता भी हूं कि इस पर एमसीक्यू किस किस्म का आता है। आपको अभी होल नंबर्स को आप कैसे डिनोट करेंगे देखिए, x while x is the member of W, x जबकि x मेंबर है W का। ये x हमारे पास असल में यहाँ पर क्या है, x हमारे पास है एलिमेंट्स यानी होल नंबर्स। ठीक हो गया। एलिमेंट्स असल में क्या होते हैं, जो सेट के अंदर अरकान होते हैं, वो क्या है यहाँ पे, वो यहाँ पे है होल नंबर्स। x while x is the member of whole numbers। तो इसमें इस सेट बिल्डर नोटेशन में हमें क्या पता चल रहा है कि x जबकि x हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स डिनोट करता है जो होल नंबर के सेट में होते हैं। ये इसका हो गया सेट बिल्डर नोटेशन। अभी देखें, अभी यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तब आपको एमसीक्यू का मैं बता दूंगा। कंफर्म नोट कर लें कि इससे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू इस चीज़ से। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट्स सपोज एक सेट है हमारे पास। अच्छा, अब हमें एक सेट गिवन है सेट बिल्डर नोटेशन में, उसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरह का एमसीक्यू आते हैं। देखें, यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है सेट ए, उसके अंदर है x while x is the member of all natural numbers and x is less than 20। तो अब आप इसके लिए टेबुलर फॉर्म लिखने जा रहे हैं। एमसीक्यू कैसा आएगा, आपको ये चीज़ गिवन होगी, नीचे आपको ऑप्शन में, ऑप्शन ए में एक सेट गिवन होगा, ऑप्शन बी में एक सेट गिवन होगा,
ऑप्शन सी में एक सेट गिवन होगा और ऑप्शन डी में भी शायद एक सेट गिवन हो, या आपको कहें कि नन ऑफ दीज। तो इसके लिए आपने पहले क्या करना है, सोचना है कि ये सेट असल में टेबुलर फॉर्मेट कैसे बनाएगा, इस सेट से हम टेबुलर फॉर्मेट कैसे बना पाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सेट ए, अब यहाँ पर देखिए एक्स वो सारे नंबर्स जो नेचुरल हैं, तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक हो गया, 1 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा 1 से तो मैंने स्टार्ट ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, देखिए ये एंड x इज लेस देन 20। इसका मतलब ये हो गया कि ये सेट तमाम नेचुरल नंबर्स के ऊपर होगा, मगर इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो 20 से लेस होंगे, 20 से बड़े नहीं होंगे, 20 भी नहीं होगा और 20 से बड़े नंबर्स भी नहीं होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू 19। चूँकि इसमें हमारे पास यहाँ पर देखें, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 20 है ही नहीं, 20 से छोटे नंबर्स। तो ये चीज़ आपको ऑप्शन में कहीं पर गिवन होगी, ये चीज़ आपको कहेंगे कि भाई अब निकाल लो, ये मैंने आपको दे दिया, अब ऑप्शन के अंदर ये चीज़ आपने ढूंढनी है। तो अगर आप इस चीज़ को इस तरह से समझ गए तो आसान है, फिर इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। अभी देखते हैं एक्सरसाइज वगैरह के अंदर और कोई काम की चीज़ हो तो मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा एक तो ये चीज़ कंफर्म नोट कर लें कि ये जो सेट्स होते हैं इनके जो नॉन सेट्स हैं, जिनका हमें पता होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखें सेट ऑफ इस चीज़ को हम कैसे डिनोट करते हैं, मतलब इसका नाम क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट हम n से डिनोट करते हैं, ये आप याद रखें। फिर सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स को हम z से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं w से। ठीक हो गया, w से। अब जाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, अब जाते हैं सेट ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को आपको पता होगा, इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स वो सेट होता है, वो नंबर्स होते हैं जो प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स के सेट में आते हैं। तो अब अगर इंटीजर्स का सेट हमें किसी ने दे दिया लेकिन वो पॉजिटिव हुए, तब हम क्या करेंगे, हम उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। वैसे ये गिवन भी होता है क्वेश्चन में। सो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ये इस तरह से डिनोट होता है। ठीक हो गया, z कॉम्प्लीमेंट या z डैश। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये डिनोट होता है z से। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं होगा इसमें। अच्छा इवन नंबर्स, ई से डिनोट होता है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ऑड नंबर्स का कैसे होता है, ऑड मतलब ओ से स्टार्ट होता है। इसी तरह करते जाएं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स हमारे पास P मतलब प्राइम नंबर्स, P से डिनोट होता है।
इसी तरह कंपोजिट नंबर्स रह गए तो कंपोजिट नंबर सी से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कंपोजिट सी। तो ये सेट्स कुछ नॉन सेट्स हैं, इनके ये नाम आपने याद रखने हैं। बाकी सेट के अंदर आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अच्छा ये वेन डायग्राम वगैरह ये आपने बिल्कुल नहीं छेड़ने। वेन डायग्राम के ऊपर आपने कुछ नहीं करना, वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अभी तक हमारे सामने कोई क्वेश्चन इस तरह नहीं आया जिसमें हमसे ये पूछे कि यार इस चीज़ का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अगर किसी ने डाल दिया तो बड़ी ज़्यादती करेगा, क्योंकि वो जगह भी घेरता है और एमसीक्यूज़ के पेपर में ये वेन डायग्राम वगैरह ये नहीं आने चाहिए और ये आते भी नहीं हैं। अच्छा, अब मैंने आपको एक टर्म समझाई थी क्लास 7 में और क्लास 6 में, सबसेट। सबसेट किस चीज़ को बोलते हैं, मतलब एक सेट गिवन है, ठीक है, सेट ए 1 2 3 4, किसी ने हमें दे दिया सेट बी 1 2, तो अब देखिए सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर मौजूद हैं। इट मीन्स बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। अगर इस तरह आ गया ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, तो आप कैसे लिखेंगे, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ये असल में इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है और सेट बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, तो ये हमारे साथ इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं एक दूसरे के। प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये समझ लें, मैंने आपको इस पर डिटेल डिस्कशन करवाई थी और हमारी बात भी हुई थी लाइव सेशन में। एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर। देखें, प्रॉपर सबसेट वो सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट्स उसके जो ऊपर सेट होता है उसमें हों, मतलब कोई एलिमेंट बाहर ना रह जाए। सेट ए, लेट सपोज अगर हमारे पास है ए बी और सेट बी हमें गिवन है ए बी, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब ए का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जो बी में नहीं, और बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, बाहर कुछ नहीं रह पाता, बाहर कुछ नहीं रहता, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। इम्प्रॉपर क्या बोलते हैं, यहाँ मैं उल्टा तो नहीं हुआ, हाँ ये उल्टा हो गया। देखिए ये प्रॉपर सबसेट क्या है, यहाँ अगर गलती हो गई मुझसे, देखिए अगर यहाँ पर एक थर्ड एलिमेंट है सी, अब इस चीज़ को देख लें, ओहो गलत हो गया। देखिए बी हमारे पास सबसेट ए का तो है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है बिकॉज आप देख लें ए का एक एलिमेंट ऐसा है जो यहाँ पर नहीं है, सी एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो इट मीन्स बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं आपको डिफाइन भी कर देता हूँ प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ए प्रॉपर सबसेट इज़ अ सबसेट दैट कंटेन्स सम बट नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट। दैट कंटेन्स सम, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर हैं। दिस वन इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आई थिंक मज़ीद इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। सेट ए के सारे एलिमेंट्स देख लें, ए बी सी। सेट बी के एलिमेंट्स देख लें, ए बी। सेट बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, मगर ए के एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं हैं। तो ये बी हमारे पास सबसेट ए का है, लेकिन प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इस बी में सारे एलिमेंट्स ए के नहीं।
ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर कुछ बाहर रहता है इस तरह तो फिर वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अभी यही केस यहाँ पर देख लें। अब यहाँ पर देखें ए बी सी मतलब दोनों सेट्स आपस में इस तरह बराबर हैं, तो इट मीन्स सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या ऐसा भी कह सकते हैं सेट बी इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जब कुछ बाहर ना रह जाए, विच कंटेन्स all the elements, and in an improper subset is a subset which contains all the elements of another set। बस ये आपने याद रखना है। ये प्रॉपर इम्प्रॉपर की डिस्कशन हो गई। एम्प्टी सेट टाइप्स वगैरह की बात हो रही है ना, तो एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है, इस पर बात की थी आपके साथ यार। ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ ना हो, which contains no elements। फॉर एग्जाम्पल ए, और इसको इस चीज़ से भी डिनोट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, इसका मतलब यही है, ये ऐसा साइन है, इसको फाई बोलते हैं, आई थिंक फी, एफ आई, फाई। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई सेट कोई एलिमेंट ना हो। सिंगलटन सेट क्या होता है, इस तरह लिखा जाता है ना, सिंगलटन। which contains only one element। let's suppose ये आपके साथ एक सेट है, तो ये भी सिंगलटन है और ये भी सिंगलटन है, इसमें एक एक एलिमेंट है। तो ये तो हो गया सेट के कुछ टाइप्स, और भी बेशुमार टाइप्स हैं, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे राइट 5.2 is राइट 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 टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सबसेट की बात हो गई। अभी इसमें ये तो एक, अच्छा, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। लेट सपोज किसी ने हमें दे दिया 1 2 3 4 5 और हमसे पूछा कि सॉल्व मत करो, सिर्फ मुझे ये बताओ कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, हाउ मैनी सबसेट्स। ऊपर जो सेट गिवन है इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। तो सबसेट्स फाइंड करने के लिए आसान सा फार्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स टू पावर n। यहाँ पर ये n क्या है, n असल में हमारे पास एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या काउंट ऑफ एलिमेंट्स। अब आप इस सेट के लिए देख लो, यहाँ पर काउंट कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर्स हैं, राइट। सो 2 के ऊपर 5 लग जाएगा। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई बाई 2। सो इनको मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। सो इस सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो हमारे पास 32 बनेंगे इसके। ठीक हो गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं, आसान है, ठीक है। सो
हाउ मेनी सबसेट्स, 32 सबसेट्स। आसान हो गया। अभी जाते हैं टू सेट्स का यूनियन या इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन बोलते हैं तंजीम को, मैंने इस पर डिटेल बात की हुई है। देखें, लेट सपोज सेट ए हमारे पास है 1 2 3, सेट बी हमारे पास है 4 5 6। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है? ए यूनियन बी का मतलब है 1 2 3 4 5 6, मतलब सब की एक तंजीम बन गई, सबको एक सीरियल में लिख लिया। सो ये ए यूनियन बी है। इंटरसेक्शन किस चीज़ को बोलते हैं? इंटरसेक्शन का मतलब है जहाँ पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसके अंदर हो। तो इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर देखें, अगर ए हमारे पास है 1 2 3, बी हमारे पास है 2 4 5, अब इनका जो इंटरसेक्शन है वो इस तरह डिनोट होगा, ए इंटरसेक्शन बी। और इनका जो मुश्तरका एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक यहाँ पर 2 है और एक 2 यहाँ पर बी है। इसका मतलब है 2 इज़ द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। सो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इस तरह आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये था इंटरसेक्शन। अच्छा, इसके अंदर डी मॉर्गन का कानून है, सॉरी डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब देखें, डी मॉर्गन्स अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, अगर हम ऐसा करें ए यूनियन बी, सॉरी यूनियन इस तरह है, अगर हम इस तरह करें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। दो सेट्स गिवन है। कॉम्प्लीमेंट का मैं आपको समझाता हूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। यूनिवर्सल एक बड़ा सेट होता है, उसमें से a को निकाल दो। अच्छा, अब देखें, दूसरा इसका है, ये पहला हो गया। दूसरा इसका है a इंटरसेक्शन b, अगर होल कॉम्प्लीमेंट हम करें, मतलब a इंटरसेक्शन b कर लिया हमने, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, तो वो इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट का अलग यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का अलग। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये MCQ में आ सकता है। इम्पॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर लिख लिया, आप सेव रख लो अपने जहन में, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक हो गया। सो ये चीज़ आपने इस पर थोड़ा सा काम करना है। अभी इस पर अगर मैं क्वेश्चन करूं तो टाइम लेगा। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं। लेट सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक गिवन है 1 2 3, मतलब ये बड़ा सेट होता है ना, तो इसके अंदर अब सारे एलिमेंट्स आ गए। किसी ने हमें दे दिया कि ए में अगर ये हो 1 2 3, सेट बी अगर ये हो 1 2 3 4, तो आप इसके लिए डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई कर लो। अब हम पहले क्या करेंगे, डी मॉर्गन लॉ का पहला स्टेटमेंट है, देखें डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर पहले हमने करना क्या है, पहले तो इन दोनों का यूनियन फाइंड कर ले। सो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी हमारे पास आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब इस चीज़ को इसमें से माइनस करना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस दिस थिंग,
सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड सॉरी अप टू सो ऑन, बस यहाँ पर ख़त्म कर दो इसको, 1 2 3 माइनस ये सेट इससे निकालना है 1 2 3 4। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर ये 4 एलिमेंट्स हम इसमें से निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 6 7 सॉरी अप टू इन्फिनिटी, चूँकि यूनिवर्सल सेट से निकल गया, ये एलिमेंट्स निकल गए तो ये रह गया। अब ये आपके साथ लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से सेट ए निकाल दो। तो देखिए यूनिवर्सल सेट से सेट ए निकाल दें, 1 2 3 निकाल दें तो बचेगा क्या, 4 5 6। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा 1 2 3 अगर हम निकाल दें तो 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से। तो बी में तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, बी में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट से निकाल दें तो 5 6 7 रह जाएगा, इस तरह 5 6 7 डैश डैश डैश। अब ए कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये हम राइट हैंड साइड कर रहे हैं, ये वाला ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसा करें, लिख ले पहले 4 5 6 डैश डैश डैश, और सॉरी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का साइन लगाएं, इंटरसेक्शन बी 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 बी। सो बी सेट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 डैश डैश डैश। अब आप मुझे बताएं ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब मुश्तरका एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर हैं। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 4 निकल गया, बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इंटरसेक्शन इनका आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 5 6 7 डैश डैश डैश। तो अब आप देख लो, ये जो ये वाला चीज़ है ये बराबर है हमारे साथ इस चीज़ के, तो डी मॉर्गन लॉ प्रूफ हो जाता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसी तरह दूसरा भी आसान है, टाइम लेगा, बच्चों वाला काम है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आप कर लें तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यही मेथड जो ऐसे ऊपर किया मैंने, अब इसके लिए अलग करना है, बस आपके साथ दोनों साइड्स लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। मुझे कोई आवाज़ दे रहे हैं, मुझे 2 मिनट दें। अच्छा, तो ये तो हो गया डी मॉर्गन का कानून। बस इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं थी, ये डी मॉर्गन का कानून हम क्लास 6 और क्लास 7 में नहीं कर चुके थे, तो अभी यहाँ पर आपके सामने कर लिया। अभी देखते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं सेट्स के अंदर। एज सच इसमें कोई इतना ख़ास काम नहीं है, वही डी मॉर्गन के कानून, प्रॉपर्टीज़ हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव वगैरह वगैरह जो भी है व्हाटएवर। सो आप लोग देख लो, आसान सा काम है। यहाँ पर अगर आप इस चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज पे भी जाएं तो आपको इसमें यही चीज़ें मिलेंगी जो आज की क्लास में मैंने आपको समझा दी। अच्छा, एक अहम बात आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। ये जो मैथमेटिक्स अभी तक हम कर रहे हैं, हर एक, लेट सपोज़ ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, कोई चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं
एक्सरसाइजेज होते हैं। एक्सरसाइजेस ख़त्म होने के बाद एक होता है रिव्यू। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज, या इनको आप SLOs भी बोलते हैं। मतलब ये जो लेसन हो गया, चैप्टर हो गया, इसके हासिलात क्या क्या हैं। रिव्यू इसको नज़रसानी कहते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs के चांसेस होते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज वगैरह को आपने टच देना है। बाकी देख लेता हूँ सेट के चैप्टर में कुछ अहम हो तो मैं आपको करवा दूँ। यहाँ पर सेट बिल्डर नोटेशन भी हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट भी आपको समझा दी, टेबुलर फॉर्मेट भी समझा दी, डिमॉर्गन का कानून भी समझा दिया, डिमॉर्गन्स लॉ। हाँ, एक बात है, एक चीज़ इसमें रह गई, पावर सेट। चलें, शुक्र ये अब यहाँ पर नज़र आ गया। पावर सेट क्या होता है यार? एक ऐसा सेट जो बन जाए सबसेट से। ठीक है, अभी लेट सपोज़ आपके सामने मैं एक सेट लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक सेट लिखता हूँ, सेट A है हमारे पास, उसके अंदर 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका पावर सेट मतलब क्या हो गया? पावर सेट ऑफ A इज़ द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट A। सेट A के जितने सबसेट्स बनते हैं उन सबको इसके अंदर बंद कर दो। लेट सपोज़ अब देखें इसके सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे। एक हमारे पास बनेगा एम्प्टी सेट, या यहाँ इस चीज़ को इस तरह से डिनोट कर लें, एक एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो एक एम्प्टी सेट बन गया। दूसरा इसका सबसेट बनेगा 1, तीसरा सबसेट बनेगा 2, एक और सबसेट बनेगा 1 2 3, नहीं 1 2, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3। ठीक है, सो यहाँ पर अभी 3। अब क्या है? अब 1 के साथ 2, ठीक हो गया। अब 2 के साथ 3, अब क्या रह गया? अब 1 के साथ 3, ठीक हो गया। अब लास्ट कौन सा चीज़ है? ये पूरा सबसेट, ये पूरा सेट खुद अपने आप का भी सबसेट है। तो 1 2 और 3, ये सारे इस सेट के अंदर बंद हो गए। तो अब ये अलग खुद से एक सेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खुद से एक सेट है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट्स हों एज एलिमेंट्स, तो उसको पावर सेट बोलते हैं। बस इसमें और कुछ ख़ास नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर। MCQ अगर आपके सामने एक ऐसा आ जाए कि यार एक सेट है, सेट A, उसके अंदर 0 एलिमेंट है, मतलब 0 एज अ एलिमेंट है, एक एलिमेंट है इसके अंदर, इसके सबसेट्स निकाल के दो, तो कौन कौन से सबसेट्स बनेंगे? नोट कर लें। पहला जो A का सबसेट होगा वो हमारे पास होगा एम्प्टी सेट, सबसेट्स ऑफ A। एक बनेगा एम्प्टी सेट, एक बनेगा ये सेट खुद, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वो है 0। अब इसका पावर सेट कैसे बनेगा? एम्प्टी और ये 0। तो ये सेट का चैप्टर हो गया, पूरा यहाँ तक ही है, इसमें और कुछ ख़ास नहीं। मैं देख लेता हूँ, मज़ीद भी देख लेता हूँ। वो भी हो गया, ये नंबर्स भी हो गए, सेट बिल्डर नोटेशन भी हो गया। हाँ, इस चीज़ को ज़रा नोट कर लें, इस चीज़ को ज़रा नोट कर लें।
चलिए ये मैं आपको होम टास्क दे देता हूँ, बहुत ही आसान है। होम टास्क ये है कि राइट सेट बिल्डर नोटेशन फॉर A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B, बाकी क्या रह गया, बस यहाँ तक ठीक है। A माइनस B भी हो गया, A यूनियन B भी हो गया, A इंटरसेक्शन B भी हो गया। और ट्राई करें एक कॉम्प्लीमेंट का सेट बिल्डर नोटेशन बनता है या नहीं बनता, बस यहाँ तक ठीक है। खुद से इस चीज़ के बारे में सोच लें, और इसको आपने मुझे सेट्स के फॉर्मेट से नहीं निकाल के देना कि ए हो गया ये सेट, बी हो गया ये, तो इसका यूनियन ये आ गया और सेट बिल्डर नोटेशन। इसके लिए इस तरह कुछ बनता है। लेट्स सपोज, चले मैं एज एन एग्जांपल ये आपको करवा देता हूँ। ए यूनियन बी का सेट बिल्डर नोटेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखिए। एक्स while x is the member of set A, ठीक हो गया। सेट A में B वो मेंबर्स होंगे, और ठीक है, x is the member of set B। खुद से आपने अब इंटरसेक्शन के लिए भी करना है और A माइनस बी के लिए भी करना है, और देखें इसका होता है या नहीं, ये भी करना है यूनिवर्सल सेट का। जब कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लें किसी सेट का तो फिर आपने ये काम करना है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया सेट्स के अंदर, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है इस पर MCQ आता है, मतलब ऐसा कोई कंडीशन गिवन होगा, ठीक है, उसके लिए सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई होगी और आपको ऑप्शन में ये चीज़ें गिवन होंगी, तो आपने इसको देखकर यहाँ इसमें से कोई एप्रोप्रिएट वो चीज़ उसको आंसर करना है। इस तरह भी आ सकता है कि मतलब ये गिवन हो ये चीज़ मांग ले, इस तरह भी आ सकता है कि ये चीज़ गिवन हो इनमें से कोई भी और ये आपको ऑप्शन में से निकालना पड़े, या इस तरह भी आ सकता है कि ये चीज़ गिवन हो और आपने फिर वो सेट लिखना हो। जैसे मैंने स्टार्ट में वो नेचुरल नंबर का मैंने आपको करवाया, यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ ये इस तरह ये गिवन है, ठीक है, और आपको आंसर में ये गिवन हो एज एन ऑप्शंस, ऑप्शन ए में ये हो, ऑप्शन बी में कुछ और हो, ऑप्शन सी में कुछ और हो, और डी में कुछ और हो, तो आपने ये चीज़ निकालनी है। तो ये भी आ सकते हैं MCQ में और ये भी आ सकते हैं आपके MCQ में, ये भी। बस ये था आज का चैप्टर, सेट्स का चैप्टर ख़त्म हो गया। और इसके बाद देख लेता हूँ कौन सा चैप्टर है, वो कल सेशन नंबर 42 में कर लेंगे इंशाल्लाह। सीक्वेंस वगैरह के ऊपर कुछ है मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, सीक्वेंस एंड अलजेब्रा ये भी हम कर चुके हैं। मतलब ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, मुश्किल नहीं है, आसान है। पैटर्न्स हैं, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन वगैरह वगैरह वो वाली चीज़ें हम कर चुके हैं। अगेन यहाँ पर कल इसका भी ओवरव्यू कर लेंगे। आज चैप्टर 5 ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल सेशन नंबर आज कौन सा है, सेशन नंबर क्लास नंबर 41 है, तो कल सेशन नंबर 42 में चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। फिर कल आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।